Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी 110 की यूनिट 10 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू वर्क सेटिंग। फर्स्ट पार्ट में हमने सोशल परसेप्शन इन वर्क सेटिंग क्या है वो हमने समझा। एप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी इन वर्क सेटिंग वो हमने पढ़ा और इस पार्ट में हम वर्क मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब वर्क मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्क सेटिंग की बात करें, तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब मोटिवेटेड रहें अपने वर्क को लेकर के, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं तभी वो उस कंपनी में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहेंगे, अदरवाइज वो छोड़ करके चले जाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये वर्क मोटिवेशन है क्या? देखो, मोटिवेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मोटिवेशन क्या होती है। तो वर्क मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द ड्राइव दैट डायरेक्ट अस टू एक्ट इन सर्टेन वेज। ये होती है मोटिवेशन जो हमें मूव करने में, ठीक है, जो हमें कुछ काम करने के लिए ड्राइव हमें देती है कि हम कुछ ना कुछ एक्शंस लें अपनी लाइफ में, तो वो हो गई मोटिवेशन। अब इसकी वर्क मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एंड सस्टेनिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कि ऐसी प्रोसेस, मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें अराउज देती है, ठीक है, हमें अराउजल देती है ताकि हम अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, सस्टेन रखें उस अराउजल को, उस बिहेवियर को जो है कंटिन्यू करते रखें। तो वो हो जाती है हमारी मोटिवेशन। अब मोटिवेशन हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स की होती है। इंट्रिंसिक, जो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है किसी काम को करने के लिए। एक्सट्रिंसिक, जब हम बाहर से किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए, किसी इंसेंटिव के लिए फिर कोई काम करते हैं, हमें अंदर से उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होती। तो ये दो टाइप्स की हमने मोटिवेशन पढ़ी थी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और हमने फर्स्ट ईयर में थियरीज ऑफ मोटिवेशन, जितनी भी थियरीज थी वो सब मोटिवेशन की हमने कंप्लीट पढ़ी थी। आई होप कि आपको याद होगी। और यहाँ पे वही सब डेफिनेशंस उन थियरीज़ के बारे में ब्रीफ में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक थियरी आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ थोड़ा ब्रीफ में एक दो लाइन सिर्फ उनके बारे में लिखनी है, जितनी भी थियरीज आपको याद आती हैं उन सब के बारे में। जैसे थियरीज ऑफ मोटिवेशन में फर्स्ट थियरी है ड्राइव रिडक्शन मॉडल। अब ड्राइव रिडक्शन मॉडल कहते हैं कि हमारे जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें एक ड्राइव देते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ एक्शन लें। अब प्राइमरी नीड्स होती है हमारी, कुछ सेकेंडरी नीड्स होती हैं जो हमें मोटिवेट करती है काम को करने के लिए, कोई भी बिहेवियर शो करने के लिए, वो थी हमारी ड्राइव रिडक्शन मॉडल। फिर इंसेंटिव थ्योरी हमने पढ़ी थी कि बाहर से कुछ ऐसी डिज़ायर, कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं जिनको पाने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी, परफॉर्मेंस इंप्रूव्स विद अराउजल अप टू एन ऑप्टिमल लेवल बियॉन्ड विच इट डिक्लाइंस बेस्ड ऑन यर्किस-डॉटसन लॉ। हमने यर्किस-डॉटसन लॉ पढ़ा था। वो यर्किस-डॉटसन लॉ हमें क्या बताता है? ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी में बता दी कि जैसे जैसे अराउजल इंक्रीज होता जाता है और एक ऑप्टिमल लेवल तक पहुंचता है, वैसे ही हमारी परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमल हो जाती है, ठीक है। तो एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए हमारे अंदर ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल की हमें नीड है। और जैसे जैसे अराउजल और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, उस ऑप्टिमल लेवल से भी और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है? डिक्लाइन होती जाती है। ये हमने पढ़ा था। कॉग्निटिव अप्रोचेस में हमने पढ़ा था कि हमारी कॉग्निशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? मोटिवेशन में। कि हम इंट्रिंसिकली खुद की वजह से मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, हमारा सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हम कैसे अप्रेज करें उस पर्टिकुलर काम को या किसी भी चीज़ को, या फिर हम किसी बाहरी चीज़ को पाने के लिए, मनी के लिए या फिर फेम के लिए किसी काम को कर रहे हैं, तो हमारी कॉग्निटिव अप्रोचेस भी रोल प्ले करती है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स हमने पढ़ी थी, काफ़ी बेसिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स का मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बेसिक नीड्स, फिर हमारी सेफ्टी नीड्स आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंग की नीड आती है, फिर सेल्फ एस्टीम की नीड आती है, फिर हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। ऐसे हायरार्की एक ट्रायंगल हमें, एक पिरामिड हमें बताया था, जिसके लिए हम हर नीड को फुलफिल करने के लिए, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं सबसे पहले, उसको फुलफिल करने के लिए हम कोई ना कोई बिहेवियर अपना करते हैं। फिर है एल्डरफल की ERG थ्योरी, जो कि मैस्लो की नीड से सिमिलर होती है। इन्होंने बस मैस्लो की नीड को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया था। ERG, एग्जिस्टेंस यानी कि हमारी बेसिक नीड्स, रिलेटेडनेस यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी लव एंड बिलोंगिंगनेस, और लास्ट होता है G फॉर ग्रोथ, यानी हम अपना पोटेंशियल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। फिर है हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, जो सजेस्ट करती है कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करती है हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स पर। फिर मैकलेलैंड के एक्वायर्ड नीड थ्योरी, जो कि जिनका फोकस होता है 3 तरीके की नीड पर, कि हमारी ये जो तीनों नीड्स होती हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर, वो हमें मोटिवेट करती है कोई बिहेवियर करने के लिए। फिर लास्ट है प्रोसेस थ्योरी, जो हमने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी थी, जो हमें एक्चुअल में थर्ड ईयर में हमें पढ़नी है, OB में, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर में हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस थ्योरी को।
और ये जो इक्विटी थियरी है, प्रोसेस थियरी के अंदर इक्विटी थियरी आती है जो बोलती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फेयरनेस चाहते हैं कि सबके साथ इक्वालिटी हो। इक्विटी वर्ड आ रहा है ना, तो इक्वालिटी होनी चाहिए इनपुट और आउटपुट की। जितनी हम मेहनत करें दूसरा एम्प्लॉय भी उतनी ही मेहनत करे और उसके बदले जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। तब हम काम करेंगे, तब हमें सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो ये कुछ हमने मोटिवेशन की थेरीज़ पढ़ी जो हमने काफ़ी बार पहले भी पढ़ रखी है। अगर आप सारी थेरीज़ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 2 से 4 थेरीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके फिर आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अब इन थेरीज़ का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है वर्क सेटिंग में, कि हमने जो भी थेरीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, मोटिवेशन की जितनी भी थेरीज़ है वो हम लोग उनका यूज़ करें इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बनाने के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ और जो सुपरवाइजर्स हैं वो अपना गोल अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इंक्रीज़ करा जा सकता है कि अगर एम्प्लॉयज़ अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा करा है या फिर मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, तब वो काम को अच्छे से कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे अपने काम को। और अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में वही चीज़ आगे कि बोनस, ठीक है, स्टिपेंड्स और भी चीज़ें हम उनको रिवॉर्ड में दे सकते हैं ताकि वो मोटिवेटेड हो अपने काम के लिए। तो ये एप्लीकेशन हो गई वर्क सेटिंग में इन सब मोटिवेशन की थेरीज़ की। तो ये हुआ वर्क मोटिवेशन। फिर आ जाता है जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन को? इट इज़ एन एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर जॉब एंड इट्स एस्पेक्ट। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब के लिए क्या एटीट्यूड रखता है, कि उसकी जॉब अच्छी है या बुरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका अपनी जॉब को लेकर के, या फिर जॉब में जो भी उसे काम मिल रहा है, जो कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको लेकर के उसका कैसा एटीट्यूड है, क्या वो समझता है उस जॉब को लेकर के, उसे हम जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन हाई है, या तो वो हाई हो सकता है फिर लो जॉब सेटिस्फैक्शन हो सकता है। ऑन द फीलिंग्स अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट, इट कैन बी हाई और लो। जॉब सेटिस्फैक्शन हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वो अपने जॉब को किस तरीके से परसीव कर पा रहे हैं। अब हम जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे कर सकते हैं, इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट है ग्लोबल अप्रोच, सेकेंड है फैसेट अप्रोच। ग्लोबल अप्रोच हो गई कि हम ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ रेट देयर जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन अ स्केल फ्रॉम हाईली सेटिस्फाइड टू हाईली डिससेटिस्फाइड। कि मैंने आपको कोई क्वेश्चनर दिया है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको रेट करना है सिर्फ ये कि आप अपनी जॉब से हाईली सेटिस्फाइड हैं। जैसे 1 to 10 का स्कोर है कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने स्कोर्स अपनी जो जॉब से। अगर आपने 1 पे टिक करा है इट मीन्स कि आप हाईली डिससेटिस्फाइड हैं। अगर आपने 10 पे टिक करा इट मीन्स कि आप हाईली सेटिस्फाइड है। इस तरीके से हम ओवरऑल चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल आप अपनी पूरी जॉब से कितने सेटिस्फाइड है। वो हो गया हमारा ग्लोबल अप्रोच। सेकेंड हो गया फैसेट अप्रोच। फैसेट अप्रोच की मैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में पूछ रही हूँ कि आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं। अब अपने काम से जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप कितने सेटिस्फाइड हैं, अपने वर्किंग आवर्स के लिए कितने सेटिस्फाइड है। फिर थर्ड चीज़ होगी कि मैं देख रही हूँ अलग से कि आप अपने एम्प्लॉयज़ जो आपके कलीग्स हैं उनको लेकर के आप कितने सेटिस्फाइड हैं। फिर मैं अलग जो जितने अलग अलग एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, बोनस और वैकेशंस वगैरह, इस हॉलीडेज़, इस सब को लेकर के आप कितने सेटिस्फाइड है। तो मैंने जॉब के अंदर जितनी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हमने अलग अलग टुकड़ों में बांटा है, अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट करा है, क्लासिफिकेशन करी। फिर मैं अलग अलग उन सब के बारे में पता कर रही हूँ कि कोई भी एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है अलग अलग चीज़ों को लेकर के। ओवरऑल मैं नहीं देख रही। ओवरऑल सिर्फ एक क्वेश्चन से ये पता नहीं चल रहा कि भाई वो कितना सेटिस्फाइड है अपनी जॉब को लेकर के। मैं अलग अलग हर एक एस्पेक्ट के लिए अलग से क्वेश्चनर देख रही हूँ, अलग से उनको स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, टास्क, सुपरवाइजन, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़। अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल इज़ यूज टू रेट दिस फैसेट्स, ठीक है। एक स्टैंडर्डाइज को हमारे पास क्वेश्चनर्स होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हम ऐसे अलग अलग फैसेट्स का अलग करके, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स करके जॉब को, फिर हम उसमें देखते हैं कि कौन कितना सेटिस्फाइड है हर एस्पेक्ट को लेकर के। फिर उनका जो ओवरऑल स्कोर आएगा उससे हम बता सकते हैं कि कोई अपनी जॉब को लेकर के कितना सेटिस्फाइड है। तो 2 तरीके की अप्रोच हो गई। पहला कि सिर्फ ग्लोबल अप्रोच कि हमने ओवरऑल देख लिया कि कौन कितना अपने आप को रेट कर रहा है जॉब सेटिस्फेक्शन में 1 to 10 में। दूसरा तरीका हो गया कि मैं जॉब के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मनी हो गई, बोनस हो गया, वर्क हो गया, वर्किंग आवर्स हो गई, इक्वालिटी हो गई, ये सारी चीज़ में अलग अलग मैं एस्पेक्ट्स कर रही हूँ उनको। फिर उनसे उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करूँगी कौन कितना सेटिस्फाइड है। तो ये 2 तरीके हो गए मेजरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जॉब सेटिस्फैक्शन के 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, 3 कारक हैं। फर्स्ट है जॉब कैरेक्टरिस्टिक, कि जॉब किस तरीके की जॉब है, ठीक है, जॉब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो। दूसरा है सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स एंड थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ जॉब थर्ड है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ये पता लगा सकते हैं कि जॉब कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड रहेगा। तो फर्स्ट आया इसमें जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, वैरायटी ऑफ स्किल्स इसके अंदर आता है, टास्क आइडेंटिफिकेशन आता है, टास्क सिग्निफिकेंस आता है, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक। कि जॉब किस तरीके की है, कि आप अपनी जॉब, क्या आपकी जॉब जो भी है, जो भी एम्प्लॉयज़ उधर काम कर रहे हैं, क्या वो डिफरेंट अपने स्किल्स को यूज़ कर पा रहे हैं उस जॉब में, कि उनकी जॉब अलाउ कर पा रही है कि जो उन्हें आता है वो सब कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ, सबका यूज़ कर पाएँ।
तो वो इसमें आता है टास्क आइडेंटिफिकेशन। एम्प्लॉयज़ कैन सी देयर वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कि क्या एम्प्लॉयज़ अपने आप को ये देख पा रहे हैं कि उन्हें कोई काम दिया गया है तो वो शुरुआत किस तरीके से उसकी होगी और उसको किस तरीके से कंटिन्यू करके कब वो फिनिश किस तरीके से होगा। क्या वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि अपने टास्क को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर वो उन्हें यही नहीं पता कि यार काम तो शुरू तो कर दिया लेकिन कहाँ तक जाएगा, कितने टाइम तक चलेगा, या फिर कैसे तो ये ख़त्म होगा, उन्हें ये कुछ आइडेंटिफिकेशन कुछ पता ही नहीं चल रहा है उन्हें। तो ये था टास्क आइडेंटिफिकेशन। फिर है टास्क सिग्निफिकेंस, कि क्या एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि हमने जो काम करा है उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, हमारी कुछ अहमियत है यहाँ पर इस काम की, तो वो हो गया टास्क सिग्निफिकेंस। फिर है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता है कि क्या मुझे मेरा काम करने दिया जा रहा है मेरी तरीके से, कि मुझे कोई ये नहीं बार बार बोलेगा कि नहीं तुम्हें हर चीज़ जो है हमारे हिसाब से करनी है। कंट्रोल ओवर देयर वर्क, कि एम्प्लॉयज़ को क्या फील होता है कि वो अपने काम को खुद के तरीके से कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी जो है इन्फ्लुएंस करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को। फिर लास्ट है फीडबैक, कि वो अपने काम करने के बाद उन्हें क्या फीडबैक मिलता है, या फीडबैक मिलता भी है कि नहीं मिलता, उन्हें कोई पूछता भी है, उनकी परफॉर्मेंस को कोई क्या किस तरीके से परसीव कर पा रहा है, क्या फीडबैक उन्हें मिल रहा है, वो भी डिटरमाइन करता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन है या फिर हाई होगी या फिर लो। तो ये जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर ये सारी चीज़ें जॉब के अंदर मिलती हैं, वैरायटी ऑफ स्किल्स का एम्प्लॉय यूज़ कर पा रहा है, वो अपने टास्क को समझ पा रहा है कि हाँ उसे कैसे स्टार्ट करना है अपने काम को, कैसे कहाँ से शुरुआत होगी, फिर काम को ख़त्म कैसे करना है, लास्ट में फाइल्स वगैरह कहाँ देनी है, किस तरीके से कंप्लीट करनी है, वो सब चीज़ें। फिर थर्ड आ जाता है टास्क सिग्निफिकेंस की, कि वो अपने टास्क को कि उसका काम कितना अहमियत रखता है, वो उसका काम कुछ इंपॉर्टेंस रखता भी है फिर नहीं रखता है, और उसे अपना काम खुद से करने दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, और उसके काम के बाद उसे क्या फीडबैक मिलता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि अगर जॉब में ये सारी चीज़ें उसे मिलती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो इट मीन्स कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड भी रहेगा। फिर आ जाता है सेकंड डिटर्मिनेंट, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में आ जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन। कि सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, कि क्या जो एनवायरनमेंट है उस जॉब का, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के साथ उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर नहीं। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड्स, कि क्या एम्प्लॉयज़ को क्या लगता है कि यार जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं वो इक्वालिटी के हिसाब से मिल रहे हैं, इक्विटी है, कि मैंने जितना काम करा उस हिसाब से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर किसी और कोई और एम्प्लॉय जिसने ज़्यादा काम भी नहीं करा फिर भी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये सारे एनवायरनमेंट भी परसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन, कि क्या सभी एम्प्लॉयज़ को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, प्रमोशन अवेलेबल है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी। तो ये सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किससे, जॉब सेटिस्फेक्शन को। लास्ट आ जाता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, की जो एम्प्लॉय है उसकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका सेल्फ एस्टीम क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल, इमोशनल स्टेबिलिटी, सब जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और पर्सन जॉब फिट, कि अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, उसको ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं अच्छा लगता, लोगों से इंटरेक्ट करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और उसको काम ऐसा दे दिया गया है जिसमें उसे बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ेगा, सोशल गैदरिंग्स में जाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए फिट नहीं बैठेगा, ठीक है, वो उधर काम नहीं कर पाएगा, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा अपने काम से। तो उसे काम भी ऐसा चाहिए जिसमें उसे बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट ना करना पड़े, कम ही लोगों से बात करनी पड़े, लिखने का या फिर ऑनलाइन काम उसे ज़्यादा करना पड़े, जिसकी वजह से उसे जो सोशल गैदरिंग्स में ना जाना पड़े, तब उसके लिए वो फिट बनेगा। तो ये पर्सन जॉब फिट भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े किसके, जॉब सेटिस्फेक्शन के, कि जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिटरमाइन करते हैं किसे, जॉब सेटिस्फेक्शन को। इम्पैक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, अब जॉब सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत ही ईजी सिंपल सी बात है कि अगर हाई जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाइड हैं तो वो अपने काम को और ज़्यादा ईमानदारी से और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के काम करेंगे। और अगर लो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा अवॉइड करेंगे अपने काम को करने को, ठीक है, उनका मन नहीं लगेगा, वो फिर सिर्फ काम ख़त्म करने के लिए अपने बिना मन से वो काम करेंगे, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, बुरा इफेक्ट हो सकता है। लास्ट आ जाता है कि अब इन सब चीज़ों में सोशल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। तो बेसिक सी बात है, जब हम वर्क मोटिवेशन की और जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सोशल साइकोलॉजिस्ट का रोल होगा कि वर्क मोटिवेशन को वो और ज़्यादा बढ़ाएं, ऐसे इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बढ़ाएं जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ सकती है, फिर वर्क मोटिवेशन बढ़ सकता है। ऐसी वर्कशॉप्स उन्हें बनानी चाहिए जिससे वो लीडर्स को सिखा सकें कि किस तरीके से वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। तो यही रोल होता है सोशल साइकोलॉजिस्ट का वर्क मोटिवेशन या फिर जॉब सेटिस्फेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो। हमने आज वर्क मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन को कवर करा कि वर्क मोटिवेशन क्या है,
थेरीज ऑफ मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, किस तरीके से हम इन्हांस कर सकते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को, कैसे मेजर करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को, ग्लोबल अप्रोच और फैसेट अप्रोच हमने पढ़ी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।